नमस्कार, स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। दोस्तों, इस समय हम एनसीईआरटी क्लास 7 की हिस्टोरी बुक को कंप्लीट कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, चैप्टर 5 यानी कि अध्याय 5 जनजातियां, खाना बदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय को कंप्लीट करेंगे। यह वीडियो सीटेट जुलाई 2024 और जीके जीएस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साथ ही एनसीईआरटी की 6, 7, 8 ज्योग्राफी और कई विषयों के वीडियो हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं, आप चाहें तो वॉच कर सकते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं आज के अपने चैप्टर संख्या 5 के जनजातीय, खाना बदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय को। अध्याय 2, 3 और 4 में आपने देखा कि किस प्रकार राज्यों का उत्थान और पतन हुआ। पीछे यदि आप पढ़े ना हो तो आप जाके वॉच कर सकते हैं, जो कि 2, 3, 4 क्लास 7 के हिस्ट्री की बात कर रहा है कि किस प्रकार राज्यों का उत्थान और पतन हुआ, यह उसमें वर्णित है। इस उठापटक के बीच ही कलाओं, दस्तकारियों और उत्पादक गतिविधियों की नई किस्में शहरों और गांवों में फल फूल रही थीं। एक लंबे अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए, लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक समान नहीं थे। जो सामाजिक परिवर्तन हो रहा था वह हर जगह एक समान नहीं थे। क्यों नहीं थे? तो क्योंकि अलग अलग किस्म के समाज अलग अलग तरीकों से विकसित हुए। यहाँ से प्रश्न बनता है, तो इसका आंसर होता है कि अलग अलग किस्म के समाज अलग अलग तरीकों से विकसित हुए। ऐसा कैसे और क्यों हुआ, यह समझना महत्वपूर्ण है। तो चलिए आगे देखते हैं। इस महाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज वर्ण के नियमानुसार पहले से ही विभाजित था। जो समाज था वो वर्ण के हिसाब से, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण हैं, इसके हिसाब से पहले से ही विभाजित था। ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए ये नियम बड़े बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए थे। वर्ण व्यवस्था को इससे ऊंच और नीच तथा अमीर और गरीब के बीच का फासला बढ़ गया। इसका परिणाम क्या हुआ वर्ण व्यवस्था का? कि ऊंच नीच, अमीर गरीब का फासला बढ़ा। दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज्यादा जटिल हो गया। अब बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज, इसको देखते हैं कि बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज, अलबत्ता दूसरे तरह के समाज भी उस समय मौजूद थे। उपमहाद्वीपीय के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे और न ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाजों को जनजातियां कहा जाता था। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि जो लोग ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए सामाजिक नियम और कर्मकांड को नहीं मानते थे और असमान वर्गों में विभाजित भी नहीं थे, तो वे समाज किस वर्ग में आते थे? तो वे समाज जनजाति वर्ग में आते थे। किसमें? जनजाति वर्ग में। प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे। कई जनजातियां खेती से अपना जीविकोपार्जन करती थीं। कुछ दूसरी जनजातियों के लोग शिकारी, संग्राहक या पशुपालक भी थे। प्रायः वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों को मिला जुला रूप अपनाते थे। कुछ जनजातियां खानाबदोश थीं और वे एक जगह से दूसरे जगह घूमती रहती थीं। जनजातीय समूह संयुक्त रूप से भूमि और चारागाहों पर नियंत्रण रखते थे और अपने खुद के बनाए नियमों के आधार पर परिवारों के बीच इनका बंटवारा करते थे। तो इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में
कई बड़ी जनजातियां फल फूली। सामान्यतः ये जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों और दूसरी दुर्गम जगहों पर निवास करती थीं। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाज के साथ उनका टकराव होता था। कई मायनों में इन जनजातियों ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखा और अपनी अलहदा संस्कृति को बचाया। लेकिन जाति आधारित और जनजातीय समाज दोनों अपनी विविध किस्म की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी रहे। तो जो जाति आधारित, वर्ण आधारित व्यवस्था की समाज थे और जनजातीय समाज, ये कई जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी रहते थे। टकराव और निर्भरता के इस संबंध ने दोनों तरह के समाजों को धीरे धीरे बदलने का भी काम किया। तो अब देखते हैं जनजाति लोग कौन थे। तो समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे। तो यहाँ से प्रश्न बन जाए कि क्या जनजाति लोगों के लिखित दस्तावेज थे? तो जनजाति लोगों के भी कोई लिखित दस्तावेज नहीं थे, लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और वाचिक मौखिक परंपराओं के वे संरक्षण करते थे। तो किसका संरक्षण करते थे जब दस्तावेज लिखित नहीं थे? तो मौखिक परंपरा, वाचिक या मौखिक परंपराओं का। ये परंपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी। तो ये परंपरा नई पीढ़ी को कैसे मिलती थी? तो विरासत में। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक या मौखिक परंपराओं का इस्तेमाल करने लगे हैं। जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ साथ बदलता रहता था। मानी कि उनका प्रभाव जो है समय के साथ साथ क्या होता था? बदलते रहता था। जनजाति लोगों के कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाकों पर भी नियंत्रण था। पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। तो यहाँ से प्रश्न बन जाए कि खोखर जनजाति कहाँ की रहने वाली थी? तो ये पंजाब राज्य में बसती थी और इनका प्रभाव सबसे ज़्यादा कब रहा? तो 13 से 14वीं सदी के दौरान। यहाँ बाद में गख्खर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। यहाँ खोखर के बाद जब खोखर कमजोर हुए तो गख्खर महत्वपूर्ण हुए। उनके मुखिया कमाल खान गख्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। तो प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि कमाल खान गख्खर जो है कहाँ से थे? तो पंजाब से थे। ये किस मुगल दरबार के मनसबदार थे? तो बादशाह अकबर के मनसबदार थे। मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लंगाह और अरघुन लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। तो मुल्तान और सिंध उस समय भारत के अंग थे मुगल शासन के समय, और मुगलों के समय में लंगाह और अरघुन ये दो जनजातियां थीं। ये लंगाह और अरघुन लोगों का प्रभुत्व अत्यंत यहाँ विस्तृत मुल्तान और सिंध के क्षेत्रों में था। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल, ये देखिए, ये जनजाति क्षेत्रों का दिया है। गख्खर, खोखर, जुंजहा, बलूची, लंगाह, आरघुन, समास, ये सब जनजातियां हैं। चेर, मुंडा, कोच, खांसी, गोंड देख रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। एक शक्तिशाली जनजाति थी, कौन? देखिए यहाँ उत्तर पश्चिम में एक और विशाल एक एवं शक्तिशाली जनजाति थी, उसका नाम था बलोच। बलोच जो बलूचिस्तान में अब है। तो ये बलोच जनजाति अब भी लड़ रही है। ये लोग अलग अलग मुखियों वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। पश्चिमी हिमालय में गड्डी, जिसे गद्दी कहा जाता है, गडरियों की जनजाति रहती थी। तो गड्डी या गडरियों की जनजाति कहाँ पाई जाती थी? तो पश्चिमी हिमालय में। कहाँ? पश्चिमी हिमालय में। उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्व भाग पर नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियों का पूरी तरह प्रभुत्व था। उत्तर पूर्व में यानी कि ये भारत का ये जो क्षेत्र था, ये अरुणाचल
असम, ये जो क्षेत्र यहाँ, ये उत्तर पूर्व में इन क्षेत्रों में नागालैंड, अहोम असम में और कई दूसरी जनजातियों का प्रभुत्व था। मौजूदा बिहार और झारखंड के, जो अभी बिहार झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। तो चेर सरदार शाहियों का उदय कहाँ हुआ था? तो बिहार और झारखंड में। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 में चेर लोगों पर हमला किया था और उन्हें परास्त किया, उन्हें लूट कर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया, लेकिन वे पूरी तरह से अधीन नहीं बनाए गए। औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने चेर लोगों के कई किलों पर कब्जा किया और इस जनजाति का अपना अधीनस्थ बना लिया। इस क्षेत्र में रहने वाले महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा और संथाल थे। तो चेर, मुंडा, संथाल ये सब कहाँ से संबंधित थे? तो झारखंड और बिहार से। इन लोगों पर जो है राजा मान सिंह, जो अकबर का सेनापति था, हमला किया, लूटा। उसके बाद औरंगजेब हमला किया। यद्यपि ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। मुंडा और संथाल झारखंड और बिहार के अलावा उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ कोली, बेरात तथा कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे। तो कोली और बेरात जनजाति की बात की जाए तो ये जो है कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियों में पाए जाते थे। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। कोली कर्नाटक, महाराष्ट्र की पहाड़ी के अलावा कहाँ, गुजरात में भी रहते थे। कुछ और दक्षिण में कोरागा, वेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियां की विशाल आबादी थी। कहाँ? दक्षिण में रहते थे, कोरागा, वेतर और मारवाड़। भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। भील कहाँ थे? पश्चिमी और मध्य भारत में। 16वीं सदी का अंत आते आते उनमें से कई एक जगह बसे हुए खेतिहर और यहाँ तक कि जमींदार बन चुके थे। यही जो भील थे वो कुछ खेतिहर और जमींदारी भी करने लगे थे। तब भी भीलों की कई कुल शिकारी संग्राहक बने रहे। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए थे। तो गोंडों की आबादी सबसे ज़्यादा इस समय मध्य प्रदेश में है। इस मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ है। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में भी इनकी जनजाति थी। खानाबदोश और घुमंतु लोग ये कैसे रहते थे? तो खानाबदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था। वे खेतिहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी ही चीज़ों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय भी करते थे। कुछ खानाबदोश, ये देखिए, घुमंतु व्यापारियों की श्रृंखलाएं भारत की बाहरी दुनिया से जोड़ती थी। यहाँ मेवा इकट्ठा करके उसे ऊँटों पर लादा जा रहा है, जो ये फिगर दिखाया गया है। मेवा को मध्य एशिया के व्यापारी ऐसी वस्तुएं भारत लाते थे और बाजार एवं अन्य व्यापारी उन्हें स्थानीय बाजारों तक पहुंचाते थे। तो जानवरों पर सामान की ढुलाई का काम भी करते थे। ये लोग एक जगह से दूसरी जगह आते जाते वो सामानों की खरीद फरोख्त करते थे। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। बंजारा जो थे वो सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोशी व्यापारी कौन थे? तो बंजारा। उनका कारवां टांडा कहलाता था। तो बंजारों का जो कारवां होता था, कारवां चलता था, वो कारवां जो है क्या कहलाता था? टांडा। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बंजारों का इस्तेमाल नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। तो यहाँ से प्रश्न ये सब पूछे जा सकते हैं। बंजारा सब कौन थे? तो व्यापारी खानाबदोश थे। इनके कारवां को टांडा कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी बाजारों को इस्तेमाल के लिए अनाज ढुलाई का काम बंजारों से करवाता था। बादशाह जहांगीर ने अपने स्मरण में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। तो ये प्रश्न बनता है कि किसने अपने संस्मरण में बंजारों को इलाकों से अपने बैल पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचने के संस्मरण में लिखा है? तो जहांगीर ने। सैन्य अभियानों के दौरान वे मुगल सेना के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई का काम करते थे। किसी भी विशाल सेना के लिए 1 लाख बैल अनाज ढोते होंगे। बंजारों की कहानी देख लेते हैं क्या है। तो 17वीं सदी के आरंभ में भारत आने वाले एक अंग्रेज व्यापारी
पीटर मंडी ने बंजारों का वर्णन किया है। सुबह हमारी मुलाकात बंजारों की एक टांडा जो कारवा थी से हुई, जिसमें 14,000 बैल थे। सारे पशु गेहूं और चावल जैसे अनाजों से लदे हुए थे। ये बंजारे लोग अपनी पूरी घर गृहस्थी, बीवी और बच्चे अपने साथ लेकर चलते थे। एक टांडा में कई परिवार होते थे। उनके जीने का तरीका उन भारवाहकों से मिलता जुलता है जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। गाय बैल उनके अपने होते हैं। कई बार वे सौदागरों के द्वारा भाड़े पर नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर वे खुद सौदागर होते हैं। अनाज जहाँ सस्ता उपलब्ध है वहाँ से वे खरीदते हैं और उस जगह ले जाते हैं जहाँ वे महंगा है, तो वहाँ से वे फिर ऐसी चीज़ें लाद लेते हैं जो किसी और जगह मुनाफे के साथ बेची जा सकती थी। टांडा में 6 से 700 तक लोग हो सकते थे। एक टांडा जो कारवां चलती थी उसमें 6 से 700 लोग हो सकते थे। वे एक दिन में 6 से 7 मील से ज़्यादा सफ़र नहीं करते। यहाँ तक कि ठंडे मौसम में भी अपने गाय बैलों पर से सामान उतारने के बाद वे उन्हें चरने के लिए खुला छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ ज़मीन पर्याप्त है और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। तो कई पशुचारी जनजातियां मवेशी और घोड़ों जैसे जानवरों को पालने पोसने और संपन्न लोगों के हाथ उन्हें बेचने का काम करती थी। छोटे मोटे फेरी वालों की विभिन्न जातियां भी एक गांव से दूसरे गांव भ्रमण करती थी। ये लोग रस्सी, सरकंडे की चीज़ें, फूस की चटाई और मोटे बोरे जैसे माल बनाते और बेचते थे। कभी कभी भिक्षुक लोग भी घुमंतू सौदागरों की काम करते थे। नर्तकों, गायकों और अन्य तमाशाबीनों की भी जातियां थी जो विभिन्न नगरों और गांवों में कमाई के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करती थी। तो दोस्तों, आज पार्ट 1 यहीं समाप्त होता है। कल हम दूसरा पार्ट बना करके इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट भी करते चलें। अन्य किसी भी तरह की टॉपिक की ज़रूरत हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको जैसे ही मेरा वीडियो डाला जाए आपको नोटिफिकेशन मिले और बिना समय गंवाए आप पढ़ें और एक मजबूत और एक बेहतरीन तैयारी करें, सफल हों। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।